क्या हाल चाल मेरे चुगन मुगन। तो आज आपके लिए फिर से एक नाइन्थ के बहुत ही शानदार सा चैप्टर मैथ का लेकर के आ चुके हैं। तो आपके एज भैया आज फिर से हम लोग एक मैथ का चैप्टर का ऑपरेशन करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहली बात ये है, जब आप मैथ को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये मंत्रा याद कर लीजिए। अभी से लेकर के आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है ये आपको, ठीक है ना। मैथ मतलब इजी भैया, इसको एकदम रट लीजिए। पढ़ाई से ज़्यादा पहले यही रट लीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं ना मैथ को, रट लेना है। मैथ मतलब इजी भाई। क्लास नाइन्थ के मैथ का सीरीज जब हम लोग आगे बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया, जैसे संख्या पद्धति हो गया, बहुपद हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय हो गया, रेखाएं और कोण हो गया, त्रिभुज हो गया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज को। चतुर्भुज को तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप समझ जाइए हमारे बारे में कि YouTube पे सबसे कम समय में और सबसे डिटेल्ड में, बिना कोई बकैती बकवास के 30-30 मिनट में, 45-45 मिनट में आपके ये चैप्टर्स के बहुत सारे मेन टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब कि अगर एक बार आप देख लेते हैं हमारे 30-40 मिनट का वीडियो कोई भी एक टॉपिक का, तो गारंटेड है कि उसके बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका एक बेस मजबूत हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं, जिसमें नहीं आवश्यकता है, जिसमें मेन हम लोगों को बस पहले बेसिक समझना है। क्वेश्चन तो करना ही रहेगा, पहले उसमें बेसिक समझना है, क्योंकि कोई कोई चैप्टर ऐसे है ना जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा देते हैं तो बेसिक दिमाग से उड़ जाता है। तो इसलिए किसी किसी में अलग कर रहे हैं दोनों चीज़ों को। मतलब कि पहले आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको अच्छा लगा पहले आप बेसिक को समझ लीजिए, आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, जो समझ में तो आया है। अब इसी का हार्ड लेवल लेकर के चलिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाइए, तो वो भी हम करवा रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है आप पे, आप कमेंट कीजिएगा जैसा वैसा हो। और साथ में एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोगों को सॉल्व करना, तो इसके लिए हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं। जा करके आप देख सकते हैं बहुत सुंदर से हमारे प्ले लिस्ट में, जरूर जा करके देखिएगा, अमित गौरव एडुकेशन पे या फिर एजी सर 8th-9th पे। नेक्स्ट है हम लोगों के पास 11, 12, 13, 14, 15 चैप्टर, जो कि रचनाएं हैं, हीरोन का सूत्र है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन है, सांख्यिकी है और प्रायिकता। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से हर एक चीज़ों को समझना है। बहुत बेसिक सी बातें इसमें कही गई है, मुश्किल से इसमें हमको लगता है 15 से 20 से 30 मिनट, 30 मिनट तो नहीं लगेगा और कम ही लगेगा, खत्म हो जाएगा ये। इसमें समझना क्या है, पहले चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है चतुर्भुज। क्या नाम है? चतुर्भुज। कक्षा 9 की गणित है ये, चैप्टर नंबर 8 है, चतुर्भुज है। अगर आप 9th में तब भी देख सकते हैं, या फिर आप 9th में नहीं है, बस आप अपनी बेसिक्स को मजबूत करना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? तो चतुर्भुज का मतलब होता है कि एक ऐसा बंद आकृति, चार बिंदुओं को क्रम में जोड़ने वाली बंद आकृति, एक ऐसा बंद आकृति जो चार बिंदुओं को क्रम में जोड़ती हो। जैसे यहाँ पे हम चार बिंदु देख पा रहे होंगे, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी में आपको दिख रहा होगा चार बिंदु हैं, जो कि बिंदु कौन कौन सा है? ए बी है, सी है और डी है। पीछे हम लोगों ने जब त्रिभुज पढ़ा था देखिए, उसमें 3 बिंदु होगा, उसका 3 भुजा होगा, 3 शीर्ष होगा, 3 कोण होगा। चतुर्भुज पढ़ेंगे तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें 4 शीर्ष होगा, जो कि ए बी सी डी, 4 शीर्ष हो गया। 4 कोण होगा, जो कि कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी होगा। 4 भुजा होगा, जो कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए होगा। उसके बाद एक्स्ट्रा एक चीज ऐसे आ गया कि इसमें अब हम लोगों को डायगोनल्स को पढ़ना पड़ेगा, विकर्ण, यानी इसमें 2 विकर्ण भी होगा। ये जो ये 2 भुजाओं के कोण को जोड़ रहा है ना, अलग अलग कोणों को जोड़ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा डॉट लाइन, इसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। कभी कभी तो यही नहीं समझ में आता है 9th के स्टूडेंट को, अगर पूछ दीजिए आप कि विकर्ण कौन है, पागल बन जाएगा वो कि विकर्ण क्या होता है जी। तो डायगोनल्स को याद रखना है, कुछ नहीं है, ये हमारे पास एंगल ए है, ये एंगल सी है, दोनों को एक लाइन मिला रही है, उसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। ये डी है, बी है, दोनों को एक लाइन मिला रहा है, इसको हम लोग डायगोनल्स यानी विकर्ण बोलते हैं। याद क्या क्या रखना है? सबसे पहली बात, इसमें कितना कोण है, कोण कितना है, इधर लिखा हुआ है क्या जी? हाँ, तो 4 शीर्ष हो गया, 4 भुजा हो गया साइड से, 4 कोण हो गया और फिर विकर्ण हो गया, जो कि इसमें 2 होता है। सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाली रेखाएं एसी और बीडी, जिसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। यानी कि इसको ध्यान बस रखना है इस तरह से कि जब हम लोग चतुर्भुज को देखते हैं तो दिमाग में ये भी आना चाहिए कि उसमें कितना विकर्ण होता है, तो 2 विकर्ण होता है। कितना शीर्ष होता है, तो 4 शीर्ष होता है। कितना कोण होता है, 4 कोण होता है। कितना भुजा होता है, तो 4 भुजा होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो
चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। बहुत बेसिक सा चैप्टर है कुछ भी हार्ड या कुछ अलग लेवल का इसमें पढ़ने का है नहीं। जो मेन मेन पॉइंट्स है वो अभी आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये नॉर्मल बेसिक सी बातें समझ में आ गई है, तो फिर इसका हाई लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर हम डाल देंगे। तो ये आप पे डिपेंड है, ये आप कमेंट करके बताइएगा तब पता चलेगा। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज दो त्रिभुज के बराबर होता है। 180 प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360। चतुर्भुज में सबसे पहले आपको चार कोण दिखेगा। हम लोग जब त्रिभुज पढ़े थे तो आपको पता था कि त्रिभुज में हम लोग पढ़े थे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज को अगर बीच से ऐसे काटे तो आपको दिखेगा इधर एक ट्राइंगल दिखेगा और इधर एक ट्राइंगल दिखेगा। दो ट्राइंगल आपको दिख जाएगा, एक इधर ट्राइंगल है, एक इधर ट्राइंगल है। तो ये तीनों कोनों का योग कितना होगा? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। यहाँ से यहाँ इतना एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो इस ट्राइंगल में ये सारे एंगल्स जो हैं इसको जब हम लोग सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। फिर इधर नीचे वाला ट्राइंगल 1 2 3, इस ट्राइंगल को हम लोग सम करेंगे तो ये भी 180 होगा। तो 180 कितना हो जाएगा? 360। तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। याद रखना है, ध्यान रखना है। अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत होगा आपको? आपको कमेंट में बताना है। देखिए बार बार कह रहे हैं हम, ध्यान से सुननी है हमारी इंपॉर्टेंट बातों को, कि अगर आप इन बेसिक्स को समझ पा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ये सारी बातें जो छोटी छोटी है आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना ये पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा, सबसे पहले कमेंट करना पड़ेगा आपको। कमेंट करके बताना पड़ेगा हमको कि हाँ इस चैप्टर के बेसिक छोटी छोटी बातें हम समझ गए हैं सर, और हम लोग चाहते हैं कि आप एक बार इसको हाई लेवल पे ले जा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो वो हो जाएगा। अब हम लोग जितने भी मैथ्स के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हमेशा इस बात को हम रिपीट करना है। अभी फिर से कर देते हैं, 2 फेज में करेंगे। जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स हैं, जितने भी मैथ्स के चैप्टर हैं हम लोग जितने भी पढ़ रहे हैं उसके 2 फेज हैं। क्या कितना फेज में पढ़ेंगे? 2 फेज में। फेज 1 में हम लोग करने वाले हैं बहुत ज़्यादा बेसिक्स, यानी नॉर्मल सी बात है। क्योंकि 9th में क्या होता है, यही दिक्कत है कि कोई डायरेक्ट स्टार्ट ही करता है 9th में। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को यही दिक्कत है कि वो 9th में स्टार्ट ही किया है, उसको डायरेक्ट अगर हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ तो समझ ही नहीं आता। तो हाई लेवल तो पढ़ाई सब करवा रहा है, सब कर रहा है, तो वो तो करना ही है। लेकिन सबसे पहले उनको कौन देखेगा जिसको कुछ नहीं आ रहा है, बेचारा को समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए ये हमारा बेसिक्स फेज 1 है। ये हमारा फेज 1 है जिसमें बेसिक्स हम लोग पूरा बेसिक देखेंगे और क्वेश्चंस में बेसिक टाइप 1-2 करेंगे जो एकदम नॉर्मल लेवल का होगा। फिर इसका फेज 2 आएगा और फेज 2 में हम लोग बहुत आसान से हम लोग क्या करने वाले हैं? हाई लेवल के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। हाई लेवल यानी कि थोड़ा सा जिसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़े। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा जो यहाँ पे हम लोग इसमें पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। थोड़ा सा हाई लेवल का दिमाग लगाना पड़ेगा कि अरे ऐसे हुआ तब कैसे होगा, ऐसे हुआ तब कैसे होगा। तो ये 2 फेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो 1 यानी बेसिक्स का है। दूसरा फेज 2 का हाई लेवल का देखने के लिए कमेंट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ आप ये भी करवाइए, तब जा करके आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो फेज 1 में हम लोग सबसे पहले समझने वाले थे चतुर्भुज के बारे में। और ये चतुर्भुज में आपको एक ट्रायंगल दिखेगा इधर और इधर, इस दोनों का योग 180 प्लस 180 होता है। यही दोनों मिला करके कितना हो जाता है? 360 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज को अगर आप ध्यान से देखिए, चाहे वो कोई भी चतुर्भुज हो, और उसमें एक विकर्ण बना देते हैं तो आपको दिखेगा वो लगभग 2 त्रिभुज के बराबर हो जाता है। लगभग क्या, बराबर ही हो जाता है। एक चतुर्भुज जो है वो 2 त्रिभुज के बराबर हो जाता है। अब देखिए चतुर्भुज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें ही पूरा समा दिए हैं। इसमें मतलब एनसीईआरटी में बहुत सारे पेज में एक्सप्लेन किया गया था, उसको हम एक पेज में समा दिए हैं। इसी को हम चाहते तो अभी 10 पेज में बना के लाते और 10 पेज में आपको समझाते कि किसको पतंग कहते हैं, किसको समलंब कहते हैं, किसको आयत कहते हैं, किसको वर्ग कहते हैं, किसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन हम क्या किए हैं, सबको एक ही पेज में समा दिए हैं। बस मेरा गारंटी है कि ये कैसे आपको याद रहेगा। सबसे पहली बात, जब हम लोग चतुर्भुज पढ़ेंगे तो 3 तरह से चतुर्भुज को पढ़ेंगे। कितने तरह से चतुर्भुज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो चतुर्भुज 3 तरह से पढ़ेंगे। 3 तरह में सबसे पहला चतुर्भुज हम लोग पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब में क्या होता है, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। जैसे 4 चतुर्भुज है, भुजा 4 रहेगा, कितना भुजा रहेगा चतुर्भुज है तो 4। तो चतुर्भुज है, भुजा 4 रहेगा, उसमें चारों में 2 ही ऐसा भुजा होगा, 2 ही ऐसा भुजा होगा जो समांतर होगा, 2 ही ऐसे भुजा होगा जो समांतर होगा। उसके अलावा 2 और भुजा समांतर नहीं होगा। उसको हम लोग कहेंगे समलंब चतुर्भुज। क्या कहेंगे? समलंब। ज़्यादा आपके दिमाग पे जोर नहीं डालना है, सुंदर से नोट्स में लिख लेना है आपको, अगर याद करके रखना है तो। कि समलंब चतुर्भुज किसको कहेंगे? तो समलंब चतुर्भुज हम लोग उसको कहेंगे जिसके मात्र 2 भुजा समांतर हो। ये वाला एक हो गया
और एक ये वाला हो गया। ये दोनों समांतर नहीं है, ये आगे जाकर के ऐसे कट कर देगा। तो किसको कहेंगे समलम चतुर्भुज। ज्यादा कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज को पहले तीन तरह से देख रहे हैं। तीन तरह में कौन कौन सा है, तीन तरह में है समलम चतुर्भुज। और दूसरा समलम में क्या गुण है भाई, तो समलम में ये गुण है कि इसके दो भुजा समांतर होंगे। भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, यानी कि कोई भी दो भुजा, युग्म मतलब दो भुजा कोई भी समांतर होगा, उसके अलावा नहीं। फिर जब हम लोग समांतर चतुर्भुज देखते हैं, पैरेललोग्राम, तो दोनों युग्म समांतर होता है। इसका दोनों युग्म समांतर होने का मतलब है इसके दो भुजा समांतर हो रहे थे ना, इसमें ये दो भुजा भी समांतर होंगे, लेकिन उसके अलावा जो और दो भुजा है वो भी समांतर होगा। यानी चार है ना, तो चार में दो दो का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसको ऐसे भी तुम लोग बोल सकते हैं कि आमने सामने वाला भुजा इसमें क्या होता है, समांतर होता है। समांतर चतुर्भुज जब हम लोग पढ़ते हैं तो समांतर चतुर्भुज को हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि इसके आमने सामने वाला भुजा क्या होगा, समांतर होगा। ये ऊपर वाला इसके समांतर होता है और ये वाला इसके समांतर होता है। ऐसे करके हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि समांतर। अब समांतर चतुर्भुज भी दो तरह से पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम लोग पतंग पढ़ लेते हैं। पतंग क्या है, जब हम लोग समलम चतुर्भुज पढ़े तो इसमें क्या याद रखना है कि समलम में हम लोगों को ये याद रखना है कि इसके दो भुजा समांतर होंगे और बाकी दो भुजा समांतर नहीं होंगे। इसमें चारों भुजा समांतर होंगे और चारों एक चौथे के समांतर नहीं होंगे, आमने सामने वाला समांतर होगा, ऊपर वाला नीचे वाला, लेफ्ट वाला राइट के साथ। फिर आगे हम लोगों को पतंग देखना है, तो आसन भुजाएं बराबर होते हैं। पतंग में क्या होते हैं, तो इसके आसन भुजाएं बराबर होते हैं। ऊपर वाला ऊपर के बराबर हो गया, नीचे वाला आसन भुजा मतलब जो लगले एकदम, ये वाला इसके आसन भुजा हुआ, ये वाला इसके आसन भुजा हुआ, तो ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। इसको कहीं भी समांतर वमांतर से कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब है कि इसके आसन भुजा बराबर होता है, याद रखना है। पतंग बनाए तो देखे ना, ये वाला डिस्टेंस सेम होता है, ये वाला सेम होता है। तो पतंग किसको कहेंगे, जिसके आसन भुजाएं बराबर हो। आपको भी इसी तरह से ये डायग्राम बना लेना है और याद रखना है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं खराब करना है। फिर जब हम लोग तीन तरह का, अभी फिर से रिवीजन करते हैं, ध्यान दो। हम लोग चतुर्भुज को तीन तरह से देखे हैं, समलम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और पतंग। समलम में क्या होता है, मात्र आमने सामने वाला एक ही वैसा पेयर भुजा है। पेयर भुजा मतलब युग्म भुजा समांतर होगा, जैसे ऊपर वाला नीचे के समांतर हो सकता है, या फिर इधर वाला इधर के समांतर हो सकता है, लेकिन सभी नहीं समांतर होगा। ये होगा तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला अगर समांतर रहता है तो ये वाला नहीं होता समांतर। फिर हम लोग समांतर चतुर्भुज में देखें तो चारों समांतर होगा आमने सामने, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। फिर हम लोग जब देखें पतंग, तो पतंग में क्या है, बस आसन भुजा बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग समांतर चतुर्भुज को पढ़ते हैं, तो समांतर चतुर्भुज दो तरह के होते हैं। तो कौन कौन होगा भाई, तो समांतर चतुर्भुज एक आयत हो जाएगा और एक समचतुर्भुज हो जाएगा। तो आयत कौन होगा, तो आयत में ये होगा कि इसके आमने सामने, अभी तो हम लोग ये रूल पढ़ लिए हैं, हम लोग ये रूल पढ़ लिए हैं कि इसके आमने सामने वाला क्या होगा, भुजा समांतर होगा। लेकिन साथ में ये भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा आयत में कि आमने सामने वाला भुजा बराबर होगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। समांतर तो होगा, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इसके बराबर और ये इसके आमने सामने वाले भुजा समांतर और बराबर होते हैं। इसमें क्या था कि आमने सामने वाला भुजा समांतर है तो समांतर चतुर्भुज कह दिए, लेकिन हम लोग एक आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं नहीं, या समांतर चतुर्भुज को आयत कह सकते हैं नहीं, ये सारा क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले जो बोल रहे हैं याद रखो। सम चतुर्भुज में क्या होगा, सम चतुर्भुज में सबसे पहली बात तो सभी भुजा क्या होगा, सभी भुजा बराबर होगा, सभी भुजा बराबर होगा और साथ में समांतर भी होगा, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग सम चतुर्भुज कहते हैं। आयत और सम चतुर्भुज के बाद एक हम लोगों को वर्ग पढ़ना पड़ेगा। वर्ग, अब इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे कि सम चतुर्भुज में क्या होगा कि चारों भुजा बराबर है, और वर्ग भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन अलग क्या है दोनों, तो अलग देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एंगल का डिफरेंस होता है, इसमें एंगल कुछ और, इसमें एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज और आयत लगभग सेम होता है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो एंगल का डिफरेंस होता है कि इसमें एंगल 90 डिग्री होता है और ये लगभग 90 डिग्री नहीं भी होता है तो काम चल जाता है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज आमने सामने वाला भुजा समांतर, इसमें आयत में आमने सामने वाला भुजा बराबर भी होना चाहिए और समांतर भी होना चाहिए, और ये वाला कोण 90 डिग्री होना चाहिए। सम चतुर्भुज सभी चारों भुजा बराबर होना चाहिए, चारों भुजा बराबर होना चाहिए और समांतर तो होना ही चाहिए सब आपस में, चारों दो दो करके। अब वर्ग में क्या है कि इसका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और चारों भुजा बराबर होना चाहिए और समांतर तो होना ही चाहिए। इतना बात आप लोगों को समझना पड़ेगा, और नहीं तो इतना नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम जैसे पिक्चर वैसे आपको बनाना पड़ेगा। चतुर्भुज बनाइए
चतुर्भुज के बाद 3 पिक्चर बनाइए जिसमें आप लिखिए कि ये हमारा समलंब हो गया, ये हमारा समांतर हो गया, ये हमारे पतंग हो गए। फिर आपको समांतर चतुर्भुज के अंदर आकर के बनाना है कि आयत हो गया, ये समचतुर्भुज हो गया और ये वर्ग हो गया। इतना करने के बाद अब हम चारों को एक बार में समझते हैं कि क्या होता है गुण। सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर किसकी होती है? सभी भुजाएं बराबर सबसे पहले आयत की होती है? नहीं, आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। समचतुर्भुज की हाँ होती है, वर्ग की हाँ होती है। टिक लगा हुआ है, समझ जाओ। पहला लाइन में क्या है कि सभी भुजाएं बराबर कौन कौन से चतुर्भुज के होते हैं? तो आयत के सभी भुजाएं बराबर नहीं होते हैं, समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होते हैं और वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होते हैं। सभी कोण 90 डिग्री किसके होते हैं? तो आयत के सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, समचतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं और वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। इसी से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देखना। विकर्ण 90 डिग्री पर लंबवत हो, विकर्ण जो 90 डिग्री पर लंबवत किसका होता है? आयत का नहीं होता है, समचतुर्भुज का होता है और वर्ग का भी होता है। याद रखना, यहाँ पे देख लो, ध्यान से देखो। विकर्ण पर 90 डिग्री लंबवत कौन कौन से आकार आकृति में होगा? तो आयत में नहीं होगा, समचतुर्भुज में होगा और वर्ग में भी होगा। विकर्ण पर 90 डिग्री लंबवत। पहला लाइन फिर से देखो, सभी भुजाएं किसका किसका बराबर होगा? आयत का नहीं बराबर होगा सभी भुजाएं, समचतुर्भुज का सभी भुजाएं बराबर होगा, वर्ग का सभी भुजाएं बराबर होगा। सभी कोण 90 डिग्री किसका किसका होगा? आयत का सभी कोण 90 डिग्री होगा, समचतुर्भुज का सभी कोण 90 डिग्री नहीं होगा और वर्ग का सभी कोण 90 डिग्री होगा। विकर्ण 90 डिग्री पर लंबवत किसका किसका होगा? तो विकर्ण 90 डिग्री पर लंबवत आयत का नहीं होगा, समचतुर्भुज का होगा और वर्ग का भी होगा। इतना याद रखना है, पहले आपको याद रहेगा। ध्यान से देखिए, इसको लिखिए, बार बार नोट कीजिए और समझिए, इसको फील कीजिए, ध्यान में लाइए, एग्जाम्पल के साथ देखिए तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर, सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर कैसे होती है? सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर, तो अगर आपको ये समझना है कि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर क्या क्या लोचा है, तो देखिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज हम यहाँ पे बनाए हैं। सम्मुख दिख रहा है समांतर चतुर्भुज, ये रहा समांतर चतुर्भुज, है ना? तो समांतर चतुर्भुज में आप लोगों को एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग जो समांतर चतुर्भुज बनाए हैं उसमें आमने सामने का कोण, सम्मुख कोण जो है ये बराबर होता है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है समांतर, ये वाला भुजा के बराबर होता है। इस किसका ऑपरेशन कर रहे हैं बब्बा? तो समांतर चतुर्भुज का ऑपरेशन कर रहे हैं। ये वाला कलर दिख रहा है ना आपको? देखिए तो ब्लू कलर दिख रहा है ना? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो जो हम लोग समांतर चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं इसमें सबसे पहले पॉइंट क्या है कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। समांतर कहने का मतलब हुआ ये वाला इसके समांतर होगा और ये वाला इसके समांतर होगा। सम्मुख भुजाएं बराबर भी होगा और समांतर भी होगा। दूसरा ये है कि सम्मुख कोण बराबर होगा। सम्मुख कोण कहने का मतलब है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। सेम कलर में आपको जो जो दिखेगा वो इक्वल होगा। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं बिंदु O पर, और साथ में ये भी याद रखना है कि दोनों विकर्ण जो है वो परस्पर समद्विभाजित करेंगे, वो भी बिंदु O पर। बिंदु O पर क्या करेंगे? परस्पर समद्विभाजित करेंगे। साथ में ये भी याद रखना है समांतर चतुर्भुज के गुण में कि इसके ये वाले जो विकर्ण है ना ये इसके बराबर होते हैं। अगर हम लोग ऐसे देखें इसको तो ये यहाँ से यहाँ, फिर से हम कलर चेंज करते हैं, ठीक है? अभी ग्रीन लेते हैं पहले, तो आपको दिखेगा ये वाला, ये वाला दिखेगा, ये जो है, फिर ये जो है, फिर ये जो है, फिर ये जो है। कितना लाइन बनाए बताइए? तो 4 लाइन। चारों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। विकर्ण समद्विभाजित कर रहा है ना, इधर इधर के बराबर हो जाएगा, इधर इधर के बराबर हो जाएगा और इधर ये चारों आपस एक चौथे में बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के ये कुछ प्रमुख गुण थे जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला गुण कि सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है और समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। दूसरा पॉइंट, सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण क्या होगा? बराबर होगा। ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर था। तीसरा पॉइंट, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करेंगे। परस्पर 2 भागों में विकर्ण खुद को काटेंगे, इधर इसके बराबर होगा और इधर इसके बराबर होगा। साथ में
ये चारों आपस में बराबर होगा, यानी ये इसके बराबर, ये इसके, कोई भी चारों को उठा लो, चारों एक दूसरे से बराबर होता है। समझ में आ रहा है? बिंदुओं को समविभाजित करता है। तो ये मुख्य पॉइंट था समांतर चतुर्भुज के बारे में जो हम लोगों को याद रखना था। अब इसमें हम लोगों को एक पढ़ना है प्रमेय। इसमें हम लोगों को एक प्रमेय पढ़ना है, प्रमेय 8.9 मध्य बिंदु प्रमेय जिसको हम लोग कहते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय है क्या और कैसे हम लोगों को याद रखना है? तो मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी। उस त्रिभुज ए बी सी में दो भुजा लिए हैं। कौन कौन सा दो भुजा लिए हैं? उस त्रिभुज में दो भुजा लिए हैं। जो भुजा कौन कौन है? ए बी और ए सी। दिख रहा है आपको? ए बी और ए सी। इस दोनों भुजा के मध्य बिंदु पर दो बिंदु लिए, एक बिंदु ई लिए इस पे और एक बिंदु एफ लिए इस पे, और दोनों को क्या किए? मिला दिए। दोनों को क्या किए? मिला दिए। तो जो मिलाए हैं, जो रेखा बना है, वो सामने वाला भुजा के आधा होता है। बहुत छोटा सा पॉइंट है और याद रखना है आपको, बहुत बेसिक सा। पहले इसके मतलब, इसका मतलब समझना है कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है? उसके बाद मैथमेटिकल वे में ये समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन सबसे पहले आपको समझना है कि हम क्या बोल रहे हैं। त्रिभुज है, प्रमेय 8.9 मध्य बिंदु का प्रमेय बहुत आसान है। सबसे पहली बात, ये एक त्रिभुज है ना? इस त्रिभुज में होता क्या है? तो देखो क्या होता है। त्रिभुज में दो भुजा कोई भी लो, तो कौन सा भुजा हम लिए हैं? तो ए बी और ए सी, ये दोनों भुजा को लिए हैं। ए बी और ए सी भुजा को लिए हैं। क्यों लिए हैं? वहां पे दो बिंदु बनाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि ए बी के मध्य बिंदु में बिंदु ई बनाए हैं और ए सी के मध्य बिंदु में एफ बनाए। समझ में आ रहा? बीच में, इन दोनों भुजा के बीच में ई और एफ बनाए और फिर उसको हम लोग मिला दिए। तो इसमें बताए ये पॉइंट, ये इसमें दो पॉइंट निकलेगा। पहला पॉइंट ये निकलेगा कि ई एफ जो है बीसी के समांतर होगा, ई एफ जो है बीसी के समांतर होगा। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि ई एफ जो है वो बीसी के आधा होगा। ई एफ जो है वो बीसी के आधा होगा। यानी कि अगर ए बी और ए बी और ए सी के बीच में एक लाइन हम ई एफ लिए हैं, तो वो अगर 5 है, ये भुजा 10 है, तो ये कंफर्म होगा 5 है। ये भुजा लंबा वाला, इसके सामने वाला 12 है, तो ये कंफर्म होगा कि 6 है। यही हम लोगों को मध्य बिंदु पर में पढ़ना है। समझ में आया? बहुत बेसिक सी बात था कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और तीसरी भुजा की आधी होती है। बहुत बेसिक सी बातें थी कि अगर एक त्रिभुज लिए हैं, उस त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो एक रेखा बना यहाँ से यहाँ। तो उस रेखा का गुण है कि वो तीसरी भुजा के समांतर होगा, या आप कह सकते हैं सामने वाली भुजा के समांतर होगा और साथ में आधा भी होगा, है ना? बहुत बेसिक सी बातें हैं। ये हमारा मध्य बिंदु पर में 8.9 है, ठीक है? एनसीईआरटी में 8.9 है मध्य बिंदु पर में, जो हम लोगों को बहुत ध्यान से समझना है और लॉन्ग टर्म तक याद रखना है। बताइए, कोई दिक्कत होगा यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई परेशानी है? समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट्स? हाँ, अब देखिए आगे हम लोगों को क्या क्या समझना है। क्वेश्चन एक आ गया सबसे पहले, बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो हम कोशिश करेंगे कि आप खुद से बनाइएगा। कह रहा है कि चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में, 5 3 5 9 13 के अनुपात में, तो सभी का कोण ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, इस तरह से क्वेश्चन जब भी दिखे तो सब में x गुना कर देना है। 3x 5x 9x 13x है, ठीक है? और फिर सबको ऐड कर देना है, फिर सबको क्या कर देना? ऐड कर देना है, जोड़ दिए, और जोड़ भर के कितने बराबर कर देना है? 360। क्यों? क्योंकि ये जो चतुर्भुज है इसके चारों कोणों का योग कितना होगा? तो चारों कोणों का योग होगा 360 डिग्री। अब आराम से हम लोग सभी को ऐड किए तो आया 30x बटा 360 डिग्री। ये कटा इससे, कितना बार में कटेगा? तो 12 बार में कटा, तो x का वैल्यू आ गया 12। अब यहाँ पे x रख दिए तो 12 तिया 36 डिग्री, यहाँ पे x रख दिए तो 12 25 60 डिग्री। इसी प्रकार से बर्नमा 108 डिग्री और 13 में 156 डिग्री हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। जब भी आपको दिखे इस तरह से अनुपात में दिया हुआ है कि 3 5 9 और 13 के अनुपात में है, तो उसके सभी कोण ज्ञात कीजिए। क्या है? तो चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज है तो उसके चारों कोणों का योग कितना होगा? तो 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री होगा, बहुत आसान सी बात है।
तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x ये चारों कोण है, और चारों कोण को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो 360 के बराबर होगा। कोण का योग का गुण है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। फिर 3x 5x 9x और 13x को जोड़े हैं तो 30x आया है। उधर कितना था 360, 30 चल जाएगा उधर तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 डिग्री। अब इस 12 डिग्री को बारी बारी से चारों पर रख दो तो 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री हमारा आंसर होगा। बहुत बेसिक सी हल्की सी बातें हैं, इसलिए इसमें टाइम बर्बाद ना करते हुए इसको लेकर के आइए, सोल्व लेकर के आए कि समय क्यों बर्बाद करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आपको नोट कर लेना है और ध्यान रखना है, याद रखना है कि कैसे आपको पढ़ना है। अब देखिए हम लोगों को इसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या याद रखना है, ध्यान रखना है कि चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। इसका मतलब पता है क्या है कि अगर हम लोग इधर आ जाओ पीछे, एक समांतर चतुर्भुज लिए तो दो सर्वांगसम त्रिभुज होगा। सर्वांगसम त्रिभुज कहने का मतलब हुआ जो एकदम सेम हो, कोई प्रकार का बदलाव ना हो। इसका मान लो इसको सब मिटा देते हैं। देखो अब इसको ध्यान से देखो, दो कलर में हम करेंगे, एक आपको ये वाला त्रिभुज दिखेगा और दूसरा आपको ये वाला त्रिभुज दिखेगा, दिख रहा है। तो कहता है कि ये दोनों त्रिभुज जो है, दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होने का मतलब क्या हुआ कि उसके सभी भुजा बराबर होंगे। और क्या हुआ सर्वांगसम कहने का मतलब कि इसको अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरा पूरी ढक जाएगा और इसके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यही हमारा पॉइंट है कि समांतर चतुर्भुज अगर हम लोग लेंगे तो उस समांतर चतुर्भुज का उस विकर्ण जब बनाएंगे, एक विकर्ण, तो वो दो त्रिभुज के रूप में कटेगा और वो दो त्रिभुज के रूप में जो कटेगा वो दोनों क्या होगा, सर्वांगसम होगा। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। अगर हम लोग देखें आयत को, आयत के आमने सामने का भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो इसमें जब हम लोग विकर्ण बनाएंगे तो ये क्या होगा, बराबर होगा। सम चतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। अगर सम चतुर्भुज हम लोग बनाए हैं, उसका विकर्ण जो बनेगा, ये विकर्ण बन रहा है ना, तो वो 90 डिग्री पे समद्विभाजित करेगा, काटेगा ना जो जहाँ पे दोनों विकर्ण वो 90 डिग्री पे करेगा। मध्य बिंदु पर में EF जो है BC के समांतर है और EF जो है हाफ BC के बराबर है। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अध्याय युक्तियाँ, स्टडी टिप्स, हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है। जो देखिए सबसे पहले वर्ग सब कुछ है, याद रखने का तरीका। अगर कोई पूछे वर्ग आयत है, बिल्कुल है। कोई पूछे वर्ग समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल है। कोई पूछे वर्ग समलंब चतुर्भुज है, तो बिल्कुल है। मतलब कि वर्ग अगर पूछ दे किसी के साथ तो याद रखना, वर्ग याद रखिए, वर्ग एक आयत भी है और वर्ग एक सम चतुर्भुज भी है। मतलब वर्ग को अगर हम लोग देख रहे हैं तो सबसे आसान पॉइंट यही है हम लोगों को याद रखने का कि वो जिसमें भिड़ा दो वो सबसे जीत लेगा। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने का शॉर्टकट ट्रिक जो भी हम लोग सिद्ध किए थे, एक युग्म बराबर है, समांतर है और क्या होना चाहिए, केवल तो समांतर होगा और आधा होगा सामने वाले भुजा से। अभ्यास के नियम, ज्योमेट्री के सवाल हमेशा आकृतियों को बनाकर ही हल करें। सबसे मेन पॉइंट इसमें ये है हमारे लिए, इससे क्वेश्चन रिलेटेड बहुत सारे हम लोग करवाएंगे, डीप में जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। क्या है कि जब हम लोग एक त्रिभुज लिए थे, या आप एक त्रिभुज लीजिएगा, जैसे भी आप एक त्रिभुज बना लीजिए, उस त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, पता है आपको। उसमें 3 भुजा होगा, ये भी पता है आपको। उस तीनों भुजा में जब 2 भुजा ले लिए हम लोग, 2 भुजा के मध्य बिंदु को जब हम लोग मिलाए, तो वो जो मध्य बिंदु को मिला रहे हैं ना, 2 भुजा के याद रखने योग्य बात ये है कि जो हम लोग ये 2 बिंदु लिए हैं वो इसका भी मध्य है और इसका भी मध्य, तभी ये नियम लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। और उसको मिला दिए तो ये जो लाइन बना ये इसके सबसे पहली बात तो समांतर होगा और दूसरी बात इसके आधा होगा। तो ये हमारा इस चैप्टर का बहुत बेसिक सी बातें थी। मतलब कि अब यहाँ से ठीक ठाक आप छोटा सा बेसिक नॉलेज हो गया है। अब डीपली आप हार्डली क्वेश्चंस कर सकते हैं। मतलब अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम बोले हैं कमेंट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, समझाना है, तब जा करके इसके हार्ड वाले क्वेश्चंस को हम करवाएंगे, ताकि आप जो एक बार इसको पढ़ लेगा वही ना पेशेंस रख करके आगे कर पाएगा। अब डायरेक्ट वही क्वेश्चंस अगर करवाएं तो क्या वो कर पाएगा? नहीं। ये तो फिल्म की तरह आपके सामने चलते रहेगा और आपको मन नहीं लगेगा तो आप भाग जाइएगा फटाक से। तो नहीं भागने का तो ट्रिक यही हो सकता है कि आप सबसे पहले बेसिक से पढ़ ले, यानी जो आसान से आसान बातें जहाँ पे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो वो ना रहे, उसके बाद आप आगे कीजिए। तो कमेंट में आपको ये चीज़ बताना है। और इसमें याद क्या रखना है, हमारा फेज़ 1 कंप्लीट हुआ। फेज़ 1 बेसिक्स प्लस जो हमारे सिद्ध करने की चीज़ें रहेंगी वो। फेज़ 2 हाई लेवल लेके जाना है, क्वेश्चंस को थिंकिंग लेवल बढ़ा करके जितने हो सके सोच के आगे बढ़ा करके हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा फेज़ 1 था। मुश्किल से आपका 30 मिनट समय लगा होगा और
ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपको अच्छा लगे लोगों तक पहुंचाइए, दोस्तों तक पहुंचाना है। दोस्त को दुश्मनी नहीं करना, दोस्त है ना, दोस्त से दुश्मनी नहीं करना है, समझाना है कि देखो ये हमारे पास एक ग्राफ रहा बहुत आसान सी, और इसमें टोटल हम लोगों को कितना चैप्टर पढ़ना है, 15 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें बहुत सारा चैप्टर बेस रहेगा। यहाँ पे 9th में जाकर के डीपली वहाँ पे अध्ययन करना रहेगा, और अगर आप यहाँ पे बेस कर लेते हैं तो वहाँ पे बहुत आसान हो जाता है, चीज़ों को आप खुद से भी समझ सकते हैं, बस टीचर थोड़ा सा एक जरिया हेल्प कर देता है। ठीक है, तो इतना देख लेना है। और अगर पीछे की नहीं देखें तो पीछे आपको जाकर के देखना जरूर है, और एक प्ले लिस्ट में जाकर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी देखना जरूरी है। और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल। जैसे अभी तो हम लोग बच्चा ऐसा खेल रहे थे, क्या त्रिभुज त्रिभुज खेल रहे थे, सर्वांग सर्वांग खेल रहे थे, चतुर्भुज चतुर्भुज खेल लिए। अब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे क्या होता है। फिर हम लोग वृत्त को पढ़ेंगे जो कि बहुत आसान से चैप्टर होगा इस क्लास के लिए। रचनाएं को पढ़ेंगे जो कि जा करके हम लोग को टेंथ में पढ़ना होता है। हीरोन का सूत्र जो कि इसी में पढ़ना है। इसके बाद हीरोन का सूत्र के जिक्र कहीं पर नहीं आएगा, डायरेक्ट वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। फिर डायरेक्ट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, कहीं पे जिक्र नहीं आता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हो गया, सांख्यिकी हो गया और प्रायिकता हो गया, बहुत आसान से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करके जाना है।